हेलो, मैं हूँ डॉक्टर आरिफ अंसार। मैं एक पशु चिकित्सक हूँ। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था उसमें हमारे जूनियर पशु चिकित्सकों के लिए बनाया था। उसमें बताया था कि भाई एक पशु चिकित्सक जो होता है उसको इलाज करने में क्या क्या किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसी के संबंधित आज हम कंप्लीट यूट्राइन प्रोलैप्स यानी कि जो बच्चेदानी है गाय भैंस की वो पूर्णतः बाहर आ जाती है उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है बच्चेदानी पूरी तरीके से इस गाय की बाहर आई हुई है। ये देखिए, इसकी ये फीटल मेम्ब्रेन यानी कि प्लेसेंटा वगैरह उसको हम रिमूव कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये सब काम हमें ग्लव्स पहन के करने होते हैं। और डिफ़िकल्टी ये होती है कि इसमें ये इस तरीके के केस हमें ज़्यादातर रात में देखने को मिलते हैं। पशुपालक हमें इमरजेंसी में बुलाता है रात के 1 बजे, 2 बजे, 11 बजे। तो मैं जो है हमारे जूनियर पशु चिकित्सकों को जो इससे पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये बताया था कि भाई पशु चिकित्सक को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसमें मैंने ये पॉइंट छूट गया था कि इसमें जो है हमें जब हम पशु चिकित्सा करते हैं फील्ड वेटनरी में फील्ड प्रैक्टिस करते हैं तो हमें रात के 12 बजे भी जो है जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये देखिए, और कितने इन्फेक्शन ऑफ चांस फैलने के, इन्फेक्शन होने के हमारे जो है कई डिजीज़ होती हैं यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट की, जैसे ब्रूसेलोसिस वगैरह हैं। ये होने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये भी एक समस्या होती है क्योंकि जिस कैटल या बफेलो के एक बार ब्रूसेलोसिस हो जाता है तो एक बार तो उसके 7वें मंथ में एबॉर्शन हो जाता है, लेकिन अगले महीने में वो अगली बार जब वो प्रेग्नेंट होती है और जब पार्चुरेशन का समय आता है तो उसमें जो है वो ज़रूरी नहीं कि एबॉर्ट करे, और उसका प्लेसेंटा जब अंदर रह जाता है तो वो एक कैरियर की तरह कार्य करती है और इसकी वजह से हमें ब्रूसेला हो जाने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं खुद भी 2017 में ब्रूसेला से संक्रमित हुआ था। ब्रूसेला से जब संक्रमित में हो गया था तो मुझे अंडुलेंट फीवर होता था, मतलब दिन में 2-3 बार बुखार चढ़ता था और फिर उतरता था। इसके ट्रीटमेंट के लिए मैंने डॉक्सीसाइक्लिन और रेजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक मैंने खाई थी। उससे मुझे पूर्णतः रिकवरी मिली है ब्रूसेलोसिस से। ये एक जेनेटिक डिजीज़ है। जेनेटिक डिजीज़ मतलब ऐसी बीमारी जो पशुओं से इंसानों को हो जाती है और इंसानों से पशुओं को हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इस गाय का जो है किस तरीके से पूरा का पूरा यूट्रस बाहर आया हुआ है। पहले इसको हमने ये पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन बनाया है, लाल दवा जिसको हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट से हम इसको साफ़ कर रहे हैं। हमारे जो प्रैक्टिशनर बैग होता है उसमें लाल दवा हमेशा रखी होनी चाहिए। ये मैं हमारे जूनियर पशु चिकित्सकों को सलाह देना चाहता हूँ। सभी चीज़ें जिस तरीके से इन कैंची होनी चाहिए, टाँके लगाने की सुई होनी चाहिए, बीपी ब्लेड, बीपी हैंडल, इसी तरीके से प्रोलैप्स हो जाता है तो उसमें मोटी नीडल से हमें टाँके लगाने पड़ते हैं। छोटी नीडल से काम नहीं चलता है तो मोटी नीडल भी हमारे पास होनी चाहिए कैसलिक सूचर वगैरह के लिए। तो आप देख सकते हैं ये रात का वीडियो है, लगभग 12-1 बजे ये ग्राम रकसपुरिया में एक मीणा जी के घर पे हुआ था। ये गाय है, इसके पूरा यूट्रस बाहर आया हुआ है। तो देखिए आप किस तरीके से हम जो है किस तरीके से इसको पूरा वॉश करके अच्छे से साफ़ करके डालेंगे, लेकिन क्योंकि ये तो बिल्कुल है जो मिट्टी पे ही अड़ जाता है तो नीचे इसमें हमें कोई साफ़ सुथरा जो प्लास्टिक का
प्लास्टिक की चीज़ जैसे कोई प्लास्टिक का कट्टा वगैरह हमें नीचे रख लेना चाहिए। ये देखिए सर्दी का मौसम था, दिसंबर के महीने की बात है। ये आग जला रखी थी हमने, देखिए किस तरीके से कितनी एक एक है जो उसमें जो एक एक एक्स्ट्रा का एक एक पार्टिकल है उसको हम हटा रहे हैं। तो मैं इसी के साथ साथ जूनियर पशु चिकित्सकों को ये बताना चाहता हूँ कि प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना एंड यूट्रस क्या होता है। मतलब इसमें क्या होता है, इवर्जन ऑफ जेनाइटल ऑर्गन बाहर आने लग जाते हैं, जैसे वेजाइना, सर्विक्स और यूट्रस। ये जो प्रोलैप्स है ये जो है पार्चुरेशन के पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। और देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से टॉर्च जला के हमें रात में कार्य करना पड़ रहा है। अब हम प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना एंड यूट्रस क्यों हो जाता है, यानी कि पशु की बच्चेदानी क्यों बाहर आ जाती है, इसके कारणों के बारे में बताना चाहूँगा। एक तो इसका कारण होता है इनहेरिटेड टेंडेंसी, मतलब किसी किसी में जेनेटिक अनुवांशिक होता है। मतलब किसी कोई गाय है वो हमेशा जो है बच्चेदानी बाहर निकालती है, तो उसकी संतानें भी बच्चेदानी बाहर निकाल सकती हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये अनुवांशिक भी होता है। मतलब जिनके माँ बापों में, जिनके माँओं में बच्चेदानी बाहर निकालने की शिकायत होती है, तो ऐसे पशु, उनकी जो संतानें हैं वो भी बच्चेदानी को बाहर निकाल सकती हैं। या फिर एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है जिसमें अगर पशु के अंदर जो है प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम बनता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम बनता है, तो भी पशु अपनी बच्चेदानी को बाहर निकालेगा। इसी के साथ साथ अगर किसी पशु की वेजाइना या सर्विक्स में जो है संक्रमण हो गया है, इन्फेक्शन हो जाता है कई बार, तो उसकी वजह से भी जो है प्रोलैप्स के चांस बढ़ जाते हैं। इसी के साथ साथ कई बार जो है नॉर्मल डिलीवरी ना हो करके डिस्टोकिया हो जाता है। डिस्टोकिया मतलब एबनॉर्मल डिफ़िकल्ट बर्थ हो जाती है। उसमें हमें जो है गाय या भैंस के यूट्रस में हाथ डाल करके और जो भी करेक्शन होता है वो करेक्शन करके हमें अपने हाथों से और रस्सी वगैरह से बांध के या कोई हुक लगा के जो है फीटस को बाहर निकाला जाता है। तो उस टाइम पे भी इन्फेक्शन हो जाने की वजह से प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो जाता है, यानी कि यूट्रस के बाहर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार जो है पशु अपना प्लेसेंटा यानी कि जो जड़ होती है वो अंदर रह जाती है, उसको निकालने के लिए जब जोर लगाता है तब भी जो है यूट्रस यानी कि बच्चेदानी के बाहर आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखिए इसको पूरा कितना बड़ा है, जो पूरा यूट्रस बाहर आया हुआ है, बड़ी मुश्किल से इसको अंदर डाला जाएगा। अभी आप देखिए किस तरीके से हम इसको अंदर डालेंगे। इसी के साथ साथ कभी कभी पशु को जब वो प्रेग्नेंट अवस्था में होता है, गर्भस्थ अवस्था में होता है, जब अगर उसके दस्त या कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं तो वो ज़ोर लगाता है। ज़ोर लगाने की वजह से भी वेजाइनल प्रोलैप्स वगैरह की शिकायत हो जाती है। और यदि अगर जो है पशु है, हमारी गाय या भैंस है, वो फील्ड में से जब वो चरने जाती है तो ऐसे पौधे या ऐसा फीड खा लेती है जिसमें एस्ट्रोजन रिच होते हैं, उनकी वजह से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, तो भी पशु अपने बच्चेदानी को बाहर निकालता है। आप देख सकते हैं ये इस गाय को हमने एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दे रखा है, पोस्टीरियर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया है। तो ये बिल्कुल गाय है जो बिल्कुल भी हल नहीं रही है। पोस्टीरियर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में हम क्या करते हैं, 7 से 8 ml जो है 18 गोज की नीडल्स और जो कि 1.5 इंच लंबी होती है उसे सेक्रम और कॉक्सिजियल वर्टिब्री के बीच में, या फिर C1 और C2 यानी कि कॉक्सिजियल वर्टिब्री नंबर 1 और कॉक्सिजियल वर्टिब्री नंबर 2 के बीच में हम जो है
45 के एंगल पर जो इंटरवर्टिब्रल स्पेस होता है वहाँ पर 6-7 ml लिग्नोकेन, जो कि एक लोकल एनेस्थेटिक होता है, उसको हम जो है इंजेक्ट कर देते हैं। तो उससे पोस्टीरियर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हो जाता है। पशु के जो पिछले पैर हैं और जो टेल वाला हिस्सा होता है ये पूरा सुन्न हो जाता है। तो पशु को जो है दर्द नहीं होता है ज़्यादा, पशु जोर लगाना भी बंद कर देता है। ये अगर प्रोलेप्स का केस है तो हमें पोस्टीरियर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया ज़रूर देना चाहिए। इसकी वजह से पशु जोर लगाना बंद कर देता है। क्योंकि मैंने कई जो इलाज करने वाले हमारे साथी हैं उनसे सुना है, पशुपालक भी कहते हैं कि जो है यूट्रस यानी कि बच्चेदानी को तो अंदर रख दिया था, लेकिन वो बार बार बाहर आ जाती है। बार बार क्यों बाहर आ जाती है? क्योंकि पशु जो है स्ट्रेनिंग करता रहता है, बार बार जोर लगाता है, उसकी वजह से बच्चेदानी बार बार बाहर आ जाती है। तो पशु बार बार जोर ना लगाएं, स्ट्रेनिंग ना करें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें पोस्टीरियर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हमें देना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये दूसरा प्लास्टिक का बड़ा वाला जो है बिछाने के लिए लाया गया है। और ये देखिए, ये पशु को हम घुमा करके इसके ऊपर ले रहे हैं ताकि इसकी पूरी जो है यूट्रस है उसको अच्छे से साफ़ किया जा सके। आप देख सकते हैं कितना टाइम लग जाता है और बहुत ही ज़्यादा लेबोरियस एंड टाइम कंजप्शन इसमें हो जाता है, और रात में भी हमें जाना पड़ता है। अब हम इसमें आपको बताना चाहेंगे कि जब बच्चेदानी, पशु की बच्चेदानी या वेजाइना बाहर आ जाती है यानी कि प्रोलेप्स हो जाता है, तो हमें क्या क्या लक्षण नज़र आएंगे। तो इसमें हमें लक्षण जो नज़र आते हैं वो हैं प्रोट्रूजन ऑफ यूट्रस, सर्विक्स एंड और वेजाइना बियॉन्ड द वल्वा, यानी कि वल्वा से होते हुए वेजाइना, सर्विक्स और यूट्रस बाहर आ जाता है। पशु जो है लगातार जोर लगाता है। कई बार जो प्रोलेप्स्ड मांस होता है उसके ऊपर घाव बने हुए हमें नज़र आएंगे। पशु बेचैन हो जाएगा, है ना। और इसी के साथ साथ पशु का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। पशु चारा पानी छोड़ देता है, और अगर इसको सही तरीके से हैंडल ना किया जाए तो पशु की दर्द की वजह से मौत भी हो जाती है। ये देखिए, अब तक हमें लगभग 13 मिनट हो चुके हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को 13 मिनट हुए हैं, लेकिन वास्तव में इसको अभी तक आधा घंटा हो चुका है। और हम जो हैं इसके जो यूट्रस जो बाहर आया हुआ है उस पे जो गंदगी लगी हुई है, एक्स्ट्रा के जो पीसेस लगे हुए हैं, एक्स्ट्रा, क्योंकि पशु जहाँ चरता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा ही रहता है, तो एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा इरिटेशन करता है। तो एक एक एक्स्ट्रा के पार्ट को हम हटा रहे हैं। ये काम बहुत सुकून के साथ आराम से किया जाता है, इसको हटाना ज़रूरी है, वरना इससे पशु को जो है बहुत ज़्यादा पेन होगा। जब हम यूट्रस को अंदर डाल देंगे तो उसके बाद जो है पशु को बहुत ज़्यादा पेन होगा, तो वो ज़ोर लगा सकता है। इसलिए ये जो एक्स्ट्रा के पार्टिकल्स जो यूट्रस पे लगे हुए हैं इनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये वास्तव में अभी तक 14 मिनट हुए हैं, लेकिन लगभग ये हमारा वीडियो क्या है रुक रुक के बना होता है। तो ये लगभग आधे घंटे तक हमने जो है इसको साफ़ किया है। अब हम जो है इसको अंदर डालने की कोशिश करते हैं। देखिए कितना मुश्किल होता है। इसके ट्रीटमेंट में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें वॉशिंग कर लेनी चाहिए। जो प्रोलेप्स्ड मांस है उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट है और पोविडीन आयोडीन है, उससे जो है अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। वो हमने कर लिया है।
अब चूंकि इसको अंदर चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही, तो हमने ये एक एक्स्ट्रा से भरा हुआ जो कट्टा है उसको पशु के ओस कोक्सीक के नीचे रखा है, ताकि जो है हमें जो प्रोलेप्स मांस है उसको अंदर चलाने में आसानी रहे। क्योंकि वो अगर पिछला हिस्सा जो है नीचे रहेगा तो हमें काफ़ी दिक्कत आएगी। तो हम इसके पिछले हिस्से को जो है ऊंचा कर रहे हैं, ताकि जो है पशु के जो प्रोलेप्स मांस बाहर आया हुआ है उसे अंदर डालने में आसानी रहे। अब देखिए हम इसको धीरे धीरे अंदर डालने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हमें जो प्रोलेप्स मांस है उस पर एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगा देना चाहिए, और इसी के साथ साथ जो है हमें कोल्ड फोमेंटेशन जो है प्रोलेप्स मांस है उसका करना चाहिए, यानी कि बर्फ़ वगैरह लगाना चाहिए ताकि उसका सेंसेशन कम हो जाए। ये देखिए, ये हम उसको अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको साइड बाय साइड हम इसको अंदर डालेंगे। इसके बाद रिपोजिशन ऑफ द प्रोलेप्स पार्ट करना चाहिए हमें मैनुअली। जो प्रोलेप्स मांस बाहर आया हुआ है उसे हमें अंदर डालना चाहिए। आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर जहाँ मेरा दायां हाथ है वहाँ पर इसके यूट्रस में इंजरी भी हो रखी है। अब देखिए इसको धीरे धीरे से हम अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसको अंदर डालना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, जगह कम होती है। क्योंकि जब ये यूट्रस बाहर आ जाता है तो अब बाहर आने के बाद इसमें स्वेलिंग वगैरह आ जाती है। तो हमें जो है इसको धीरे धीरे हम इसको अंदर करेंगे, जगह बहुत कम होती है। आप देखते रहिए किस तरीके से हम इसको अंदर डालेंगे। कभी कभी दूसरे आदमियों की भी हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है। इसके बाद हमें रोप ट्रेस वगैरह पशु का जब प्रोलेप्स मांस अंदर चला जाए तो रोप ट्रेस हमें लगा देना चाहिए, और एनिमल को ऐसी जगह पे खड़ा करना चाहिए जो पीछे से ऊंची हो और आगे से नीची है। इसी के साथ साथ हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पेरेंटल देना चाहिए, और साथ में जो है इंजेक्शन देना चाहिए हमें प्रोजेस्टेरोन का प्रत्येक 10 दिन पर, है ना, प्रत्येक 10 दिन। यानी कब ये हमें कब देना है? एंटीमार्टम अगर प्रोलेप्स है, यानी कि ब्याहने से पहले अगर किसी पशु के प्रोलेप्स हो रहा है, वेजाइनल प्रोलेप्स हो रहा है, तो प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर हमें प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लगाना चाहिए। और अगर पोस्टमार्टम प्रोलेप्स है, पोस्टमार्टम प्रोलेप्स यानी कि पशु ब्याह जाने के बाद प्रोलेप्स हो रहा है, तो हमें इंट्रायूटेराइन एंटीबायोटिक्स ज़रूर से देना चाहिए। और साथ में आजकल एक गेस्टाप्रोजेन पाउडर आता है एनिमेक्स फार्मा का, ये एक हर्बल प्रोडक्ट है, प्लांट प्रोडक्ट है। इसकी वजह से पशु के अंदर प्रोजेस्टेरोन का जो है सीक्रेशन बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। तो ये हमें देते रहना चाहिए। उसकी डोज 25 ग्राम सुबह और 25 ग्राम शाम को होती है। अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार जो हमने यूज़ किया है इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। एनिमेक्स फार्मा का जो गेस्टाप्रोजेन पाउडर आता है इसको हम दे सकते हैं, क्योंकि पशु मालिक जो होते हैं वो प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर इंजेक्शन लगवाना पशु के पसंद नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है हम कोशिश कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है इस प्रोलेप्स मांस को अंदर डालना। इसी के साथ साथ कई बार क्या होता है, पशु जब अपनी प्रेगनेंसी की लास्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि अंतिम 2-3 महीने होते हैं, तब वो दूध देना बंद कर देता है। तो पशु मालिक जो है उसको जो है कंसनट्रेट फीड देना बंद कर देता है, जिसकी वजह से भी कभी कभी कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो जाने की वजह से भी पशु में जो है प्रोलेप्स के शिकायत होने के अवसर बढ़ जाते हैं। देखिए आप कितनी मुश्किल से अब ये एक और जो पशुपालक हैं इनका साथ हम ले रहे हैं, क्योंकि मैं अकेला इसको अंदर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो
यूट्रस है, उसके कोटिलिडन हैं वो काफ़ी फैले हुए हैं, ये नीचे लटके हुए हैं। ये पूरा यूट्रस लटका हुआ है, उन्होंने सपोर्ट, हाथ के सपोर्ट से यूट्रस को ऊपर किया है और अब हम इसको अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना लेबोरियस वर्क होता है। और ये सर्दी का मौसम है, दिसंबर महीने की ये बात है जब सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। एक एनिमल तो जो है गाय की पूंछ, एक जो ये एनिमल जो हमारा है गाय है, तो एक पशुपालक तो गाय की पूंछ पकड़ के ही खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि वो पूंछ जो है, पूंछ पे जो इन बार बार टच, यूट्रस मास अगर टच होगा तो उससे भी इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। ये देखिए, अब हमने एक और पशुपालक की सहायता ली है और इसको हम धीरे धीरे अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जब प्रोलेप्स को हम जो है उसकी जगह पे बैठा रहे होते हैं, इसको हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रीपोजिशन ऑफ द प्रोलेप्स पार्ट मैनुअली। यानी कि जब हम वापस प्रोलेप्स मास को अंदर डाल रहे होते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो फील्ड में मैंने सीखी है वो है कि जो एनिमल है उसकी जो है लेफ़्ट लेटरल रिकम्बेंसी होना ज़रूरी है, क्योंकि लेफ़्ट साइड में रूमन होता है और राइट साइड में जो है पशु का यूट्रस होता है। अगर हम राइट लेटरल रिकम्बेंसी ले लेंगे तो पशु का जो रूमन है उसकी वजह से जो राइट साइड का जो हिस्सा है वो पूरा दब जाएगा और हम प्रोलेप्स्ड मास को अंदर नहीं डाल पाएंगे, और अगर हम अंदर डाल भी देंगे तो वो बाहर ही रहेगा, फिर वो बाहर आ जाएगा। तो मैं अपने जूनियर पशु चिकित्सकों को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम जो प्रोलेप्स का केस हैंडल कर रहे हों तो एनिमल जो है वो लेफ़्ट लेटरल रिकम्बेंसी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैंने फील्ड में काफ़ी दिनों के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद सीखा है। आप देखिए, ये काफ़ी मुश्किल, काफ़ी परेशानियों के बाद जो है प्रोलेप्स्ड मास को हमने अंदर कर रहे हैं। धीरे धीरे अंदर ये जा रहा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है, कितनी डिफ़िकल्टी है जो इसमें हमें आती है, बहुत ज़्यादा परेशानी हमें आती है। इतनी मेहनत तो जो ह्यूमन में ओपन हार्ट सर्जरी होती है, इतनी मेहनत तो उसमें भी नहीं होती है, लेकिन रिस्क उसमें ज़्यादा होता है। लेकिन मेहनत जो है इसमें ज़्यादा होती है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। जब किसी गाय या भैंस की पूरी बच्चेदानी बाहर आ जाती है तो इसको वापस डालने में जो एक ह्यूमन में जो है ओपन हार्ट सर्जरी होती है, उससे ज़्यादा मेहनत हमें करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं ये प्रोलेप्स जो मास है उसको हमने अंदर डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा उसको उसी की पोजीशन में सेट करने की कोशिश करेंगे। जो अंदर जो अगर इसमें यूट्रस में कोई घुमाव वगैरह आ जाता है तो उसको भी हमें सीधा करना चाहिए। और आप देखिए कई ये फ्लूइड का सीक्रेशन हो रहा है, ये थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है, तो वो जितना ब्लड है मैं उसको अपने हाथ से भी बाहर कर रहा हूँ, क्योंकि ये अंदर जाके क्लॉट बना देगा और इन्फेक्शन करेगा। एनिमल को मेटाइटिस हो जाती है, फिर बाद में पशु की बच्चेदानी से मवाद आने लगती है। तो इसमें मैं हाथ डाल करके और इसके अंदर जितना भी ब्लड वगैरह है उसको बाहर निकालूँगा। आप देख सकते हैं ये प्रोलेप्स मास अंदर चला गया है, क्योंकि हमने इसके नीचे ये भूसे से भरा हुआ कट्टा रख रखा है तो ये वापस बाहर नहीं आ रहा है। अब आप देख सकते हैं ये पशु के जो
अब जा कर के वल्वर लिप्स जो हैं वो हमें नज़र आए हैं। तो क्योंकि मुझे सूचरिंग करनी है यहाँ पर, तो इसको हम है जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन है उससे अच्छे से वॉश करवा रहे हैं। और ये देखिए, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर जितना भी ब्लड वगैरह अगर इकट्ठा हो गया हो तो हम उसको हाथ से जो है निकाल दें। इसमें हमें अच्छा डाइसाइक्लोमीन लगाना चाहिए ताकि जो है पशु के जो है अनैच्छिक मांसपेशियां हैं उनका संकुचन बंद हो जाए। इसी के साथ साथ हमें जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लगाना चाहिए, कैल्शियम और फास्फोरस के इंजेक्शन भी लगाना चाहिए, और लीवर वगैरह पे इफ़ेक्ट ना आए इसलिए हमें लीवर टॉनिक यानी कि बेलामाइल भी लगाना चाहिए। इसमें जो है पोटेंट बहुत ही अच्छा कारगर जो है पेन किलर लगाना हमें चाहिए। इसमें हम डाइसाइक्लोमीन भी लगा सकते हैं, फ्लूनिजीन, मेग्लूमाइन भी लगा सकते हैं, इसमें हम नीमोस्लाइड भी लगा सकते हैं। ये सब अच्छे पेन किलर हैं, इनमें से कोई सा भी हम पेन किलर लगा सकते हैं। अब ये देखिए, हम सूचरिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये किस तरीके से जो है सूचरिंग की जाएगी आप देख सकते हैं। वल्वर लिप्स से जो है होते हुए एक एक वल्वर लिप्स में से हम अपने नीडल को पास करेंगे और उसको सूचर करके वहाँ पर नोट लगा देंगे। आप देख सकते हैं कितना जो है इसमें बहुत लेबोरियस वर्क होता है। एक पशुपालक ने जो है गाय की पूंछ पकड़ रखी है ताकि ये सूचरिंग में व्यवधान ना पहुंचाए। देखिए आप कितनी मेहनत से जो है, क्योंकि इसमें हमने जब ये धागा लिया था तो इसमें गिठान आ गई थी, तो ये गिठान आ जाने की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अभी आप देखेंगे आगे इसको हम दोबारा से लगाएंगे, वो गिठान पास नहीं हो पा रही है क्योंकि उसमें जब हमने बल दिया था धागे में तो वहाँ पे गिठान पड़ गई थी। अब देखिए ऐसे में एनिमल को भी पेन होने लगता है, तो ये सब हमें सावधानी रखनी चाहिए। अब इसको हम जो है दोबारा से ही इसको करेंगे, दोबारा से उस गिठान को हटा करके दोबारा से सूचरिंग शुरू करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि इसमें जब पशुपालक ने ये देखिए हम नीडल से इसको खिंचवाने की एक कॉटन क्लॉथ से पकड़ करके नीडल को खिंचवा रहे हैं तब भी पास नहीं हो पा रही है क्योंकि इसके धागे में गिठान आ गई है। क्योंकि मैंने पशुपालकों को दे दिया था कि आप इसमें बल लगाकर इसकी 4 थे बना दीजिए, तो उन्होंने बना दिया नीडल लगाकर, लेकिन उसमें गिठान आ गई थी। हमने सोचा था गिठान पास हो जाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं ये गिठान एक वल्वर लिप्स में से पास हो चुकी है, लेकिन ये दूसरे में से पास नहीं हो पा रही है क्योंकि हमारा जो सूचरिंग थ्रेड है उसमें गिठान है। जब हमने बल दिया था तो उसमें तो चूंकि हमारे जो सूचरिंग थ्रेड है ये एक कॉटन थ्रेड है, इसमें जो है गिठान है, इसकी वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहा है। ये मुझे बाद में पता लगा। तो अब हम इसको जो है आप देखिए मैं कितनी ताकत लगा करके इसको खींच रहा हूँ, लेकिन ये इधर नहीं आ पाएगा क्योंकि गिठान थी हमारे सूचरिंग थ्रेड में। जब हमने इसमें बल दिया था तो पशुपालकों को मैंने धागा दे दिया था कि आप इसमें बल लगा करके इसको चार तेवना कर दीजिए। ये देखिए एक वल्वर लिप्स में से निकल चुका है हमारा थ्रेड, लेकिन ये दूसरी तरफ नहीं निकल पा रहा है। इसमें हमें
वापस जो है इस थ्रेड को काट करके दोबारा से ही हमें इसको लेना पड़ेगा। ये देखिए मैंने वापस निकाल दिया है। वापस निकाल के आप देख सकते हैं ये वापस से हम जो है थ्रेड को ठीक करेंगे, उसके बाद में सूचरिंग शुरू करेंगे। अब ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा से भरा हुआ हमने कट्टा बोरा नीचे लगा रखा है, इसकी वजह से प्रोलेप्स मास बाहर नहीं आ रहा है, वरना कई बार इतनी देर में प्रोलेप्स मास बाहर आ जाता है। ये देखिए हम वापस से इसको ठीक कर करके लाए हैं कॉटन थ्रेड को। अब आप देख लीजिए आसानी से हम इसकी सूचिंग कर देंगे। ये देख लीजिए ये एक वल्वर लिप्स में से निकाल करके ये दूसरे वल्वर लिप्स में से हम अपने नीडल को पास करेंगे। ये जिन्होंने ये इस तरीके की सूचिंग नहीं की हुई होती है उनको बड़ा ही अचंभा सा लगता है, तो इसलिए पहले अपने सीनियरों के साथ मिल करके इस तरीके की सूचिंग सीख लेना चाहिए जूनियर पशु चिकित्सकों को। ये देख लीजिए आप, इस कॉटन थ्रेड को हमें नीचे भी नहीं अड़ने देना है, वरना फिर हमारी जो सोइल है उसमें से इन्फेक्शन आने के चांस जो है बढ़ जाते हैं। ये देखिए हम नोट लगा रहे हैं ऊपर, ये हम 3 जो है सूचर लगाएंगे। इनको ज़्यादा टाइट भी करना नहीं होता है। ये देखिए ये निडल लेने के लिए कैमरामैन हमारे जो हैं वो निडल लेके आए हैं, निडल नहीं सॉरी सीजर कैंची काटने के लिए, कॉटन थ्रेड को काटने के लिए कैंची लेके आए हैं। ये देखिए अब हम जो है दूसरा सूचर लगा रहे हैं, इस तरीके से हम तीनों सूचर लगा देंगे। अब मैं अपने पशुपालक भाइयों और जूनियर पशु चिकित्सकों को ये बताना चाहूँगा कि इससे ऐसा ना हो, प्रोलेप्स ऑफ वेजाइना और यूट्रस ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पशु के लास्ट ट्राइमेस्टर में जो है हमें उसको जो है कंसंट्रेट फीड जो रिकमेंडेड है यानी कि कंप्लीट टोटल मिक्स राशन देना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर कोई एनिमल प्लेसेंटा बाहर नहीं निकालता है तो वो जो लटका रहता है प्लेसेंटा उसके ऊपर कई लोग जो है पत्थर बांध के उसको वेट वज़न लगा करके धागे से डोरी से उसको बांध देते हैं ताकि वो प्लेसेंटा बाहर आ जाए। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, पशुपालकों को समझना चाहिए कि हमें जो जड़ बाहर आई हुई होती है उसमें वज़न नहीं लटकाना चाहिए। इसी के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई एनिमल है अगर वो प्लेसेंटा उसकी गिराने की आदत नहीं है तो कई हर्बल जो है दवाइयाँ आती है उनको हमें देना चाहिए, ताकि जो पशु का जो रिटेन्ड प्लेसेंटा है यानी कि जो जड़ अंदर रह गई उसे हमें हाथ से ना निकालना पड़े, वह पशु जो है नेचुरली उसको है जो गिरा दे। क्योंकि हाथ से निकालने पर पशु के जो है इंजरी हो जाने के चांस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से भी पशु जो है अपनी बच्चेदानी को बाहर निकाल सकता है। इसी के साथ साथ जब हम डिस्टोकिया सोल कर रहे होते हैं वहाँ पर अनावश्यक और ज़रूरत से ज़्यादा है जो ट्रैक्शन और इंजरी ना हो पशु को, वरना इसकी वजह से भी जो है पशु अपने जो है बच्चेदानी को बाहर निकाल देता है। और इसी के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, पशु को जो चीज़ इरिटेट कर रही होती है, जैसे सर्विसाइटिस यानी कि सर्विक्स में जब इन्फेक्शन हो जाता है, या वेजाइनाइटिस यानी कि वेजाइना में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए एज सून एज पॉसिबल, ताकि पशु जो है इरिटेशन जब नहीं होगा तो वो अपने जो है बच्चेदानी को बाहर नहीं निकालेगा। इसी के साथ साथ जिन पशुओं को टेंडेंसी होती है या हमें लगता है कि ये पशु जो है बच्चेदानी बाहर निकाल सकता है या थोड़ी थोड़ी निकालता है, तो हमें ऐसे पशु को, ज्ञापन पशु को ऐसी जगह पर बांधना चाहिए जो आगे से नीची हो और पीछे से ऊंची हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जो प्रेग्नेंट एनिमल होते हैं, एडवांस प्रेग्नेंट एनिमल को हमें
जो है खुले में चरने, वॉन्डरिंग ग्रेजिंग यानी कि खुले में चरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहाँ वहाँ पर वो चरने जाते हैं वहाँ पर दूसरे पशु उसको चोट पहुँचा सकते हैं, जिसकी वजह से भी बच्चेदानी के बाहर आने के चांस और एबॉर्शन के चांस बढ़ जाते हैं। इसी के साथ साथ ग्रेजिंग से जो है वर्म लोड भी बढ़ जाने के अवसर होते हैं, जिसकी वजह से भी एनिमल जो है इरिटेशन होता है एनिमल को और वो बच्चेदानी को बाहर निकालता है। धन्यवाद।